मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे कभी चाहत का मुझसे सनम करार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कितना नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी सनम प्यार करके देखो ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से जो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा, उसने कहा था 12वीं कक्षा का हिंदी, उसका आज हम लोग पार्ट 4 लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता कि उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। उनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी। नहीं, अच्छा देखिए, ये जो उसने कहा था एक कहानी है, नहीं कौन चीज है, एक कहानी है। और इसके माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है शुरुआत करते हैं कहां से? अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से। अमृतसर के भीड़ भाड़ वाला बाजार है और उसी में बहुत सारे इक्के गाड़ी दौरा करते हैं। नहीं, और उसी में कहता कि अमृतसर के जो गाड़ी वाले हैं उनकी आवाजों में मिठास है। अलग शहरों की तुलना में उनके क्या है, जो गाड़ी वाले हैं उनकी आवाज में काफी मिठास है। और वहीं पे कहता कि एक बंबू काट माने बांस की गाड़ी, बंबू काट किसको कहते हैं? बांस की गाड़ी के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर क्या हो जाता है? दोनों मिलते हैं। नहीं, और जैसे ही मिलते हैं, पीछे शांति बनाइए ना। जैसे दोनों मिलते हैं तो दोनों में कुछ बातचीत होती है। आपको पता है कि लड़का का घर कहां पे है? लड़का का घर कहां है? मांझे में। और लड़की का घर कहां पे है? उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? लड़की का घर कहां है? और लड़का का घर? और मामा के यहाँ अतर सिंह की बैठक में कौन रहता है? लड़की की लड़का। और लड़का कहाँ रहता है? गुरु बाजार में। कल किसके किताब में मैंने लिखा था? लड़की रहती है मगरे में, लड़का माझे में। अतर सिंह के बैठक में लड़की रहती है और गुरु बाजार में लड़का रहता है। नहीं, उसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है तो लड़का एक दुकान पर और लड़की दोनों जाती है दुकान से कुछ सामान लेने। जहां पे लड़का जाता है अपने मामा के केस धोने के लिए दही, वहीं पे लड़की जाती है कहां पे? रसोई के लिए बड़ी। और उसके बाद होता क्या है कि आगे चल के वे लोग जो है करीब करीब कहां चले जाते हैं? फ्रांस में। कौन जाते हैं? लहना सिंह और हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह और पल्टन, ये सब कहां पहुंचे हुए हैं? फ्रांस में। और इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करने गए हैं। और किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। और वहां पे चूंकि ये सब खंदक में जीवन बिता रहे, चूंकि अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है, लेकिन एकाएक क्या हो जाता है? एकाएक वहां पे
लहना सिंह के दिमाग में कुछ बातें आती है और वो कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? वहां पे वो कहते हैं कि अगर साहब मुझे नहीं रोका होता तो मैं सीधे क्या करता, जर्मन यानी बर्लिन तक उसको पीछा करते हुए चला जाता। किसको? दुश्मन को। और उसके बाद कहानियां बढ़ती जाती है, बीच में मजाक होती है, कुछ गीत गाए जाते हैं और कल यहीं पे पर्दा क्या हो गया था, गिर गया था। तो आइए आज हम लोग पाठ यानी जो इसका हिस्सा 3 है, दृश्य 3 है, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने क्या जाना? सबसे पहले लड़का लड़की का परिचय हुआ। दूसरे में क्या जाना कि लड़की के नकार देने पर लड़का वहां से चला जाता है और 25 वर्ष बाद लगभग लड़का जो है लहना सिंह जमादार के पद पर आसीन हो जाता है और उस लड़की का शादी हो जाती है किससे? हजारा सिंह, जो कि कौन पोस्ट पर है? सूबेदार के पद पर है, और इसीलिए वो लड़की अब बन जाती है सूबेदारनी। तो आइए तीसरा दृश्य की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत होता है इस लाइन से कि दोपहर रात गई है, नहीं कितने पर गई है? दोपहर। अंधेरा है, आगे बैठ के गैप क्यों करते हो? दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। देखो दृश्य है, होगा क्या जैसे मंचन जब की जाती है, आप लोग देखते होंगे, पूरा लाइट को बंद कर दिया गया होगा, बिल्कुल अंधकार होगा, लगभग लग रहा हो कि दोपहर गुजर गई, पूरा अंधेरा होगा, स्टेज पर सन्नाटा होगा और बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। यह दृश्य है, कौन चीज का दृश्य है? ये जो दृश्य देख रहे हो ये है आपका रात का सीन है, नहीं? तो कहानी बढ़ रही है। बोधा सिंह कहां पे सोया पता चल गया आपको? खाली बिस्किट के 3 टीनों पर, यानी खाली बिस्किट का 3 क्या है? टीन है, और उसी पर लहना सिंह 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बरान कोट का ऐसे अर्थ इसमें दिया नहीं है, नहीं, यानी होगा कुछ ओढ़ने वाला। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह क्या दे रहा है? बाहर पहरा दे रहा है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। चूंकि उधर खाई है, उधर से हमला हो सकता है, इसलिए एक आंख जो है खाई के मुंह पर रखे हुए हैं और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। चूंकि बोधा सिंह बिल्कुल जो है कमजोर हो चुका है, बीमार हो चुका है, नहीं? याद हो गया होगा अभी तक आपका, नहीं? अगर आपसे पूछा जाए, निशा जी खड़े हुई और बताइए, आप बताइए कि ये जो दृश्य है ये कहाँ का है? जर्मनी का है कि फ्रांस का है कि इंडिया का है कि इंग्लैंड का है? कहाँ का दृश्य चला है जहां पे दोपहर रात गुजर गई है, अंधेरा है, सन्नाटा है और बोधा सिंह 3 टीनों पर, बिस्किट के 3 टीनों पर क्या करा? 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बताइए कहाँ का दृश्य है ये? फ्रांस का है। बैठ जाइए। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह कहाँ पे है? और एक आंख कहाँ पे है? खाई। खाई मतलब समझ रहे हो, बहुत नीचे, करीब 10 तार 20 तार नीचे होता है। अगर एक बार धक्का दे देना सीधा चले जाएगा ऊपर, नहीं? और दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कराह रहा है, कराहा, नहीं? क्यों बोधा भाई क्या है? लहना सिंह पूछता है कि क्यों बोधा भाई क्या है? तो बोधा बोलता है कि पानी पिला दो। कौन बोला है पानी पिला दो? कौन बोला है? बोधा सिंह। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। कपकपी मतलब समझते हो ना? कपनी का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे लोग जो होते हैं से क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ठंड से कांपने लगते हैं। आप पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं? अच्छा, आंख मेरा धोखा खा रहा है। चलिए, पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरा जर्सी पहन लो। कौन बोल रहा है मेरा जर्सी पहन लो? लहना सिंह। किसको बोल रहा है? बोधा सिंह को। और तुम, मेरे पास सिगरी है
और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां पे इस लाइन को, कहा कि मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। कौन बोला कि मैं नहीं पहनता? बोधा सिंह। 4 दिन से तुम मेरे लिए, कहता कि 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुनबुन कर भेज रहे। विलायत माने विदेश से। गुरु उनका भला करे, यो कहकर रहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता पहनकर, नहीं कुर्ता पर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। केवल कुर्ता पहना हुआ बेचारा, नहीं, और खड़ा हुआ है। और उसने झूठ बोला था कि मुझे विलायत से मेम ने बुनबुन कर भेजा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। केवल क्या थी? कथा थी, सच्चाई। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, और इन पेड़ के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। ये बात करा कि कैसे हमला होगी। 3-4 घुमाव है, यहां मोड़ है, वहां 15 जवान खड़े कराया हूं, तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लो, उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो, हम यहां रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। जो ठंड लग रहा था उसने उतार दिया और चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई ना। पीछे कौन कौन 10 आदमी रहेगा, इस पर हुज्जत हुई। मतलब बहुत सारे कह सकते हो कि बोला बख्ती हो गया होगा। वो कहता हो कि हम जाएंगे तो वो बोलता होगा कि हम जाएंगे। ठीक है। अब कहता है यहां पे कोई रहना न चाहता था, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। कोई रहना न चाहता, मतलब सब देखो अपना जान देने के लिए सब तैयार होता है देश पर। देश की जब बात आती है, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। सूबेदार साहब ने समझाया और आगे बढ़ा। मार्च मैंने आगे किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते यानी इशारा करते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। देख रहे हो दाल में कुछ अब क्या हो रहा है, काला हो रहा है। बाल देखा, तब उसका माथा ठनका। जब उसका बाल देखा, किसका? लप्टन सिंह का। चूंकि ये बोला, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा। बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए? चूंकि सिख जो होते हैं बड़े बड़े बाल लगते हैं ना। और कहा कि बाल कहां उड़ गए? उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहां से आ गए? जो कैदी छोटा छोटा बाल नहीं रखता, एकदम लगता है कि जैसे छीला हुआ है बाल। शायद साहब शराब पिए और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। इनको लगा कि कहीं पीऊ ले रखे होंगे साहब, तो जाके कहीं पे मन किया होगा, बाल कटवा लिए। लहना सिंह ने जांचना चाहा। अब इसको डाउट हो रहा है, शक हो रहा है उस पर। लप्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे, क्योंकि वो 5 सालों से उनके साथ रह रहा है। और याद रखो, जो 5 साल से तुम्हारे साथ रहे, क्या उसके बारे में तुम नहीं पहचान पाओगे? क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब देखो एक चाल चल रहा है। लहना सिंह बोल रहा है कि साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे कहां, यहां कहां? याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। अभी ये याद दिला रहा है। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका जो खानसामा है, खानसामा का मतलब होता है रसोईया। रसोईया समझते हैं ना, खाना बनाने वाला। रसोईया अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। नहीं, पुट्ठा का मतलब वही पेट के किनारे वाला भाग।
ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। अब ये पूछ रहा है, याद दिला रहा, लेकिन तो लप्टन साहब है नहीं, तो रियल में दूसरा है। कहता है कि आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया, मैंने विदेश भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। अभी कहता है पलटन कि 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। नहीं, लहना सिंह बोला नहीं। अच्छा, लहना सिंह बोला कि 2 फुट के तो होंगे। तो लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। कहा कि नहीं, पलटन बोला कि नहीं, 2 फुट के नहीं थे, 2 फीट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब। पलटन करा कि तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। कहा कर लहना सिंह खंदक में घुसा। जो कि इसको डाउट हो गया था ना, अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकरा गया। कोई सो रहा था, उसे जाकर क्या हो गया? टकरा गया। कौन? लहना सिंह। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना? क्या कयामत आ गई? कयामत का मत होता है बर्बादी। जरा तो आंख लगने दी होती, और इसी के साथ पर्दा क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या क्या आपने देखा? अभी जो है एक बड़ा लाजवाब घटना घट रही है। रात 2 पहर गुजर चुकी है, सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं, और जो कौन है? लहना सिंह है, वह बोधा सिंह को बिल्कुल क्या कर रहा है? उसको किसी भी प्रकार से जान बचाना चाह रहा है। उसको ठंड से बचाने के लिए अपना सारा कपड़ा भी दे देता है। नहीं, और खुद उसके जगह पे पहरा भी देता है बाहर उसके ड्यूटी पर। और उसी बीच एक घटना होती है कि पलटन साहब का वेश बदले हुए नहीं, कोई जर्मनी सेना जो है वह उसके खंदक में आ पहुंचता है। और इस पर इनको डाउट होता है। किसको? लहना सिंह को। और उसके बाद उसको जब डाउट रियल में बदलता है तो वह खंदक में जाता है। और उसके बाद क्या करता है? फैसला लेता है कि अब आगे जाके करना क्या है। और इसी के साथ पर्दा क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो आइए अब हम लोग दृश्य नंबर 4 की ओर देखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने पहला में देखा अमृतसर का भीड़ भाड़ वाला बाजार, और वहां पे इक्के गाड़ी वाले के जबान जो चलती है किस प्रकार चल रही थी। नहीं, और उसी समय बाजार में एक लड़की से 12 वर्ष के लड़के का 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात होता है। और जिसमें वह लड़का मुस्कुराकर पूछता कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तेरी सगाई हो गई? लड़की का जवाब होता है धत नहीं। और कई बार पूछने के बाद अंत में वह चिढ़ाने के लिए लड़की कहती कि हाँ हो गई। और उसके बाद हम लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं। हम लोग नहीं, बल्कि कौन पहुंचता है? फ्रांस में कौन पहुंच रहा है? लहना सिंह। और सारे लोग पहुंच जाते हैं सेना के साथ। और वहां पे नज़ारा कुछ और होता है। वहां पे ठंड काफी ज्यादा होता है। नहीं, और कई दिनों से युद्ध न होने के कारण लहना सिंह और जितने भी सैनिक हैं उनका हड्डी जो है लग रहा है कि जारा धंस गई है। और वह सोचता है कि काश एक लड़ाई हो जाए तो शरीर में गर्मी आ जाए। और तीसरा दृश्य में अभी आपने देखा एक सन्नाटा भरी रात, और उसमें क्या हो रहा है कि एक पलटन साहब के बेस में आया हुआ जर्मनी दुश्मन पहुंच जाता है। और लहना सिंह को रियल में पता चल जाता है कि ये वास्तव में लप्टन साहब नहीं है। क्यों नहीं लप्टन साहब है? क्योंकि ये सिगरेट पीने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 2 फुट 4 इंच का सींग था उसका। नहीं, तो ये सारा चीज होने पर आगे दृश्य 4 में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए, जैसे ही दृश्य 4 यानी पर्दा जैसे ही खींचा जाता है, वहां शुरुआत होती है एक बार होश में आओ कयामत आई है, और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। कहता कि कयामत आ गई है, होश में आओ। किसको कह रहा है? सारे लोग को कह रहा है। और टकराया था किससे? वजीरा। कहा कि होश में आओ, अब ये सोने वाली रात नहीं है, ये कयामत की रात है, बर्बादी की रात है, हम लोगों को ले डूबेगा। और कौन सी कयामत है? तो लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए? याद रखिएगा इस लाइन को। लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, तभी तो उसका वस्त्र पहन लिया है ना। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया, सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। कहता कि पलटन साहब तो कभी सिगरेट पीते नहीं है और ये हमको सिगरेट दे रहा है।
नहीं तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, मतलब सूबेदार साहब तो उधर ऑर्डर दिए हुए और इधर तो कयामत आ चुकी है। कहता सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। क्योंकि वो तो चालाक था, उसको समझ में आ गया तो वो भागना शुरू किया। तो वहां पे कहता है कि अब ऐसा करो, लहना सिंह बोल रहा है कि पलटन जो है वही पलटन, उसका पैर का निशान देखो और उसी पर दौड़ते हुए चले जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। मतलब कहता है कि कोई देर मत करो, किसी को खबर भी ना हो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। कहता कि अफसर साहब का होगा ऑर्डर तब ना। कहता कि ऐसी बात नहीं, अभी मैं सबसे बड़ा अफसर हूं, नहीं, क्योंकि मेरे सामने वो उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कहता कि अभी तो 8 ही हो तुम, नहीं, और 8 उसका क्या बिगाड़ लोगे? 8 नहीं 10 लाख है, याद रखिएगा। कहता है कि मैं 8 नहीं हूं, कितना हूं? 10 लाख। कैसे? क्योंकि एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो एक मतलब 1.25 लाख जो होता है सैनिक, उतना के बराबर एक अकालिया सिख होता है। तो 8 है तो हो गए हम लोग कै लाख? 10 लाख। चले जाओ, लौट कर खाए के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। मतलब वैसा बारूद है जो बाबू एक छूटेगा तो पूरा तहस नहस कर देगा। और तुरंत क्या कर दिया, वहां पे खंदक के दीवार में घुसेड़ दिया, लगा दिया। कौन लगाया है? पलटन साहब। और तीनों में एक तार सा बांध दिया, तीनों में तार बांधा हुआ। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, यानी जैसे रखने ही वाला था, सब नष्ट हो जाता। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। यानी बंदूक उठाया, पीछे से मारा। एक थी कोना के, पलटन साहब के, ठीक है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई, नीचे गिरा। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मतलब बेहोश हो गया। नहीं, और क्या हुआ? मीन गॉड, ओ माई गॉड बोला। वो कौन बोल रहा है? पलटन साहब। मीन गॉड मतलब ओ माई गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंका। जो बारूद था, गोला था, उसको फेंक दिया निकालकर और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटा दिया। धारा घसीट दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे के डायरी निकालकर उन्होंने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। और साहब क्या थे? पलटन साहब जो थे, उसकी मूर्छा बेहोशी हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों पलटन साहब? नहीं, क्यों लपटन साहब? ना, लपटन साहब हैं, लपटाज गए। अब कह रहे कि क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। अब बात उखाड़ रहे हैं। कह चाहे यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। मतलब आइला तो नहीं सुने थे कि सिगरेट पीता है, आज सुने कि तुम्हारे मुंह से कि सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होता है। नील गाय का सींग होता है क्या? कहा कि हम आज सुने हैं, 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। और यह भी समझा कि खानसामा यानी नहीं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, सॉरी रसोईया जो होते हैं, नहीं, कहता यह सीखा कि मुसलमान जो होते हैं खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। खानसामा का मतलब यहां दिया है रसोईया। रसोईया माने हिंदू के मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं मुसलमान। आज ये भी हमने सीखा। वाह। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। नहीं, आगे लिखा खोते माने गधा पर चढ़ते हैं। मैंने ये भी सीखा कि लेफ्टिनेंट साहब जो खोते पर चढ़ते हैं, गधा पर चढ़ते हैं। आज तक तो नहीं सुने थे। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। कहा कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो तो उर्दू बोला ही नहीं करते थे। तुम तो बड़ी सुंदर बोल लेते हो, ये रातों रात कहां से सीख लिए? लहना ने देखिएगा, इसके बाद लिखे कि लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। एक गलती हो गया इससे। नहीं, उसका जो पतलून था, जो नीचे पहनने वाला, उसकी तलाशी नहीं ली। यही मिस्टेक कर गया और यही उसका जान भी लेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करे तो पूरा दिमाग कहाँ लगाए? हल्की सी गलती आपको टॉपर से नीचे फेंक सकता है। नहीं, देख रहे हो, सब काम किया, सारा जेब से निकाल लिया, लेकिन पतलून का जो जेबी था उसका तलाशी। और देखो ये क्या करेगा, यही से इसका जान जाएगा। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले।
दोनों हाथ जेब में डाला था। उसको लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, जार लग रहा है तो हथवा है अंदर कह ले, लेकिन क्या हो गया। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, देखो कह रहा है उसको, किसको, लपटनवा के, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, माझा का ना रहने वाला है। कहा कि उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। यही घमंड हो गए ना, यही में मारल जाते। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। ये बता रहा है कि देखो कैसे लोग चालाकी करता है। यहां पे ना 3 महीने हो गए लपटन साहब, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। मतलब बच्चा नहीं हो रहा था जिस औरत को, उसको एक ताबीज देता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। हुक्का समझते हो ना, चीलम। जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मैंने कहा करता था, कौन कहा करता था, तुर्की के जो था सो। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। वाह ना, पैसा निकाल लो, सरकार जाने वाली है बाबू। डाक बाबू पोलहू राम भी डर गया था। पोलहू राम नाम उसका गजब गजब है ना। पोलहू राम, एगो लपटन में है तो एगो पोलहुए राम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, मतलब अगर पैर रखे ना तो अब खैरियत ना हो। साहब की जेब में से एक पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लग गई। हो गया, चूंकि तो पतलून का नहीं लिया था ना तलाशी, और उसी में रख ले था पिस्तौल, निकाला और लहना की जांघ में लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दिया, लेकिन 2 निकाह एकदम मारा, फायर किया कौन, लहना सिंह। इधर पलटन की लपटन लपटा गया। अब धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए, बोधा चिल्लाए, क्या है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता था, मार दिया। ये बोधा के बीमार है तो बेचारा का लगे तो सुत, कुछो न ले, कुत्ता ले हरकल है, मार दिलियो। न लगे कि ओकरा मार लिए, और औरों से सब हाल कह दिया, ओकरा छोड़ दिल, तू सुतल ला, कुछो नहीं, कुत्ता मर गए ना। और दोसर के कह दिल। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। लहना ने क्या किया, जो साफा था उसको फाड़ा और घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। गोली नहीं निकलवाया, घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। जैसे देखा कि अब तो मर गया, 70 गो बाबू जर्मनी सेना जो था हमला कर दिया। सिखों की बंदूकों के बार ने पहले धावों को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था ना, और वह खड़ा था और लेटे हुए था, और वे 70 कहां 8 हुआ और कहां। अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। चूंकि इन्हें से तो गड़गड़ा ले है, तक ले है लहना सिंह, मार ले है खूब। तो उधर से जर्मनी सेना अपना लाशे पर ओकरा सके मरलहवा के कूद के आ रहा है। थोड़े से मिनटों में हुए अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धराधर बंदूकों के फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथी संगीन चल रहे थे। वाह, दोनों तरफ से गर्दा उठे ले ना। अब क्या है, एक किलकारी और अकाल सिक्खा की दी फौज आई। वाह गुरुजी दी की फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। खेत रहे थे मतलब समझते हो, खेत रहे थे मतलब अब दुनिया से चले गए थे। और 63 जर्मन या तो खेत रहे या करे, सब याद रखिएगा। 63 को खेत हो गया था। और सिखों में क्या हो के प्राण गया था, 15 का प्राण गया था। 15 मरा, 8 था 15 माने और आ गया नहीं। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। जो सूबेदार जी थे, दाहिने कंधे से गोली क्या हो गया, आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, ओकरा नहीं लगा, बच गया। लहना सिंह था वहां पे, बचा लिया।
और पसली में, एगो तो पहला ही जांग में लगल था, अब पसलियों में लग गया। किसको लगा? उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और में माटी भर दिल के, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है, लेकिन दूसरा जो घाव था बारू बहुत गहरा था, वो जान लेने वाली घाव थी। अगर वह कहता किसी को तो बच जाता, लेकिन सेना का बाबू नियम होता है, जब खतरा आता है तो जब तक वह पूरा का पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो हार नहीं मानता है, चाहे कतनो गोली से भूंज काहे ना दो। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। क्षय माने छीन होने वाला, नष्ट होने वाला। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत बीनोपदेशाचार्य कहलाती। इसका अर्थ होता है दांतों से बीना बजाने का उपदेश देने वाली। नहीं, यानी बाण भट्ट की भाषा में कहे तो क्या था कि दांत से बीना बजाने का उपदेश देने वाली। और वजीरा सिंह कह रहा था कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौरा सूबेदार के पीछे गया था। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बाबू? वजीरा सिंह कह रहा है आगे, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। नहीं, अगर आज नहीं होते लहना भाई तो आज सब मारा जाता, आज हमारा देश गुलाम हो जाता। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार की ढोने वाली गाड़ियां चली। क्योंकि अब तो युद्ध हो गया तो वहां से झटपट से डॉक्टर और उसको ले जाने के लिए गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। सभी याद रखना पड़ेगा आपको, सैनिक कितने थे, कितने मारे गए, कितने भारतीय मारे गए, कितने इधर इंग्लैंड के मारे गए, और आगे कितने डॉक्टर आए, ढोने की गाड़ियां चली। 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाल गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। अब चाहा कि जांग वाला जो घाव है ये ना बतल के पसली वाला, उनमें माटी उटे भौर का कसले हैं। कब यहाँ पे जो सूबेदार है वो सोचा कि इसको पट्टी बंधवा देते हैं, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। कल कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे होगा तो देख लेंगे। नहीं, बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। इधर बोधवा बुखार लागल है बउआ के ना, बर्रा एक पते ना क्या ने की हो गए ना, सुता दिल के लहना। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार चूंकि बहुत मानते थे, जो अच्छे ईमानदार अफसर, ईमानदार जो होते सैनिक, उस पर जो उसका सूबेदार होता बहुत विश्वास करता है, वो जा ही नहीं रहता। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ओकरा लगत रहे कि एकरा घाव हो लेकिन छुपबै छौ ना, दाल में तो कुछ यहाँ काला हो लेकिन तो कसम दे ले रहे ना। सूबेदार ने इसको कसम दे दिया था कि जिस तरीके से तुमने मुझे नहीं तांगे के नीचे आने से मेरी जान बचाई थी, वही कसम एक बार फिर लेकर जाओ। मैं क्या आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ कि तुम मेरे सुहाग और बेटे की उसी प्रकार, बहुआ कत्ता लफ्ज है, उसी प्रकार माने एक तब बच गए, अमकी न बची है, चल रही है। अभी कहा लहना ने कहा अभी सूबेदार जी जा नहीं रहे छोड़कर। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है। बाप रे बाप। और अभी तक खा लेते सब, कहते ठीक है बोधे के कसम और सूबेदारनी की सौगंध। अब ले बात बोधा वाला न रहे, एने करी आगले लफड़ा ने प्रेम वाला। अब भाई ओकरा लेल कैसे होते? सूबेदारनी की सौगंध है नहीं, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। बाप रे, ऐसा कसम दे दिल के अब तो सवाल है। अब कहाँ सूबेदार के पत्नी है, या पत्नी के लेल तो सब छोड़ दे छे माय बाप सब, आ एकरा कहते तो बोधा के छोड़े के, एकरा छोड़े के की लहना के। कल के लहना कि बोधा की कसम है, माने बोधा से बहुत प्रेम करते रहे, और सूबेदारनी के संग जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कल कि तू चल जाओ, तुम्हारी पत्नी देखेगी तो समझेगी कि हाँ
सुहाग का रक्षा किया है। और जब पहुंच जाना तो गाड़ी भेजना, ताल्लुक लगता है काम तमाम हो जाते। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है। कहते देखो ना बहुत अच्छे हैं हम, लहना सिंह कहते देखते ना मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। सोच लो कितना इतना दर्द कर रहा होगा उसका घाव, एकदम खड़ा, अंदर से तो खूब रोहित होते, लेकिन यार दिखा रहा ना कुछ नहीं, देखे खड़ा तो हती हो, जो तू जल्दी हो। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोधा कहे तू चल न, कथी करवही। सुनिए तो सूबेदारनी होर्रा को, होरा ना कहे कि जो सूबेदारनी कौन है, होरा है। होरा केकरा के जाना छो ना, स्त्री के कहल जाए छे, औरत के कथी कहल जाते रहे, प्यार से होरा कहते रहे, ठीक है। होरा को चिट्ठी लिखा तो मेरा माथा टेकना लिख देना। कहला कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, नहीं, और जब घर जाओ तो कह देना। अगले लाइन कहा, उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। कहला कि जब लिखोगे ना चिट्ठी अगर, तो लिखना कि माथा टेकना, मतलब लहना तुमको माथा टेकना लिखा है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था, ये लाइन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, कल्ला बचाए हैं तभी पते नहीं है इसको, नहीं लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। कल के लिखे वाला कौन बात है, कल हम सूबेदार नहीं के लिखे भाई, हम पहुँचल तोरा गाड़ी लाए मैं, दोनों आदमी हम रहबो तेरू कला, दोनों आदमी सब आदमी चल, तीनों बापते चलेंगे और सूबेदारनी से तनी मिलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था, लो लगा दिल के लफड़ा। कलक है वहां पर जब कलक है कि जाकर उनसे मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, तो सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। कल कथी कल बोले ना तो कहे ना अब तू गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। कल कि जो मैंने लिखने के लिए कहा वो लिख देना, और जो मैंने कहा वह भी क्या करना, कह देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गए, हो गए। बाप रे, देखी कितना ये ना प्रेम हो, आजकल के प्रेम पैसे गए, पैसे पर प्रेम हो। अभी तक कहते ठीक है मर जाओ ना, एने गो पत्नी मरे छे तालुक एने पत्नी को तैयार हो जाए ना, एने लाश उठल है, एने कारी बाराती के तैयारी हो रहा है। चले गाड़ी के जाते लहना लेट गया, एक तो बहुत बड़ा घाव था, लेट गया। बजीरा, अब देखो बेर से बड़ा ताव में बोले तरफ कहे बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे। कमर बंद समझते हो ना, जो कमर में बांधा रहता है, ठीक है। कल कि कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है, तर माने समझ रहा हो, बड़ा बेहाल हो गए दर्द से, नहीं, और पर्दा क्या हो जाता है, गिर जाता है। बड़ा दर्दनाक सीन हो, हे भगवान ऐसा प्रेम ना हो कोई के ना, चे दर्द होकर भी दर्द ना हो रहा है। चलिए तो अभी तक दर्द में डूबे, और अब हम लोग चलते हैं ऐसे कहानी की ओर। दृश्य 5 में एक लाजवाब कहानी है, और जितना भी पढ़े हैं अब सारा पिक्चर एक एक करके क्या होगा, सामने आएगा। अब उनको सारा याद आएगा, उस सूबेदारनी का याद आएगा, अपने भतीजे का याद आएगा, उस आम के पौधे का याद आएगा, उस मिट्टी का याद आएगा जो उन्होंने आज तक देखा था। तो चलते हैं एक गमगीन दुनिया में, अपने को सफर करते हैं क्या। तो आइए, अब रोने का समय आ रहा है, अब अंत समय आ चुका है। तो आइए पर्दा उठाते हैं, दृश्य 5 में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या है पता चल गया होगा, लहना सिंह बेचारा लेटा हुआ है, और उसको पानी कौन पिला रहा है, वजीरा। और अब शुरुआत हो रही है, पीछे से आवाज आती है माइक से ना, नेपथ से, जैसे पहले कृष्ण भगवान के जो पिता थे, जब उनकी माँ देवकी जब बच्चे का जन्म देती थी तो आकाशवाणी होती थी, कंस ये जो है तुम्हारे नहीं। अच्छा, जब ले जा रहा था विदा करके, नहीं, तो उस समय वासुदेव और ये कौन, देवकी, और
कंस जो था अपनी बहन के, चूंकि बहन के साथ कोई जाता ही है, तो विदाई के साथ जा रहा था, तो आकाशवाणी होती है कि कंस जिसे तुम इतने प्यार से ले जा रहे हो ना, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का नहीं। ऐसे ही ना ऊपर भगवान से आवाज आती है, देखो जो भगवानों बोलते हैं, हे भगवान। और यहां पर भी अब लहना सिंह को भगवान की तरफ से आवाज आती है, पीछे से बोलते माइक से, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। कहता है कि जब मौत आने लगती है तो तुम्हारी जो स्मृति है, तुम्हारी जो यादाश्त है, जो तुम पहले से किए हो, वह बिल्कुल साफ पिक्चर की तरह फिल्म चलने लगता है। नहीं, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, बिल्कुल पिक्चर साफ होता है, झिलमिलाता नहीं है टीवी। और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, और जो समय की धुंध है, जो समय का एक चक्र चल रहा था, वो अब क्या हो जाती है, बिल्कुल हट जाती है। आराम से अब सुनो बच्चे लोग, अंत समय आ चुका है, बांस उस कटा रहा है, अब सबके फोन उन कर दो। चले अब देखिए कैसे याद आ रहा है, अब मरने का समय है। अभी तो मरने का समय आता है तो लोग कबीरहा लगवा देता है, जय भोलेनाथ रे मरहू तो दही शांति से। एक अच्छा सोचो तो, हम ही कोई लेटा हुआ है बेचारा, मर रहा है, प्राण निकलने वाला है, और उनसे कबीरहा ना निर्गुण चल रहा है ना, तो आइए निर्गुणों ऐसा ऐसा बचता है कि जिंदों को लगता है कि हम मरले हैं ना। अब लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना देखो अब याद आ रहा है सब, चलो फिर से कहानी को। अब लहना सिंह मौत के करीब आ चुका है, अब याद आ रहा है, एक एक पिक्चर दिमाग में दौड़ रहा है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। अब पिक्चर चल रहा है, लड़की आ रहा है सामने, आहा लहना सिंह देख रहा है ना। जब वह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू दुपट्टा। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? क्योंकि दिल के अरमा आंसू बहे। बजीरा सिंह पानी पिला दे, अरे बाप रे, नहीं कहता है बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। कै साल बीत गए? 8 साल की लड़की अब 33 साल की लड़की हो गई है। 12 साल का लहना सिंह 37 वर्ष का हो चुका है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। याद रखिएगा, पूछेगा कि लहना सिंह किस राइफल्स में जमादार हो गए थे। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स लिखा रहता है, ठीक है, हाँ उसके ग्रुप का नाम होता है, बटालियन जिसको बोलते हो। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। कल कहे कि समय इतना गुजर गया कि 8 साल की कन्या का ध्यान न मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। कहाँ गया था? 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम पर जाती मतलब समझते हो? युद्ध पर, ठीक है। और आगे देखिएगा, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। कल कहे कि हम लोग भी घर पर है, सूबेदार और बोधा सिंह, तुम भी, हम लोग भी तो जा रहे हैं युद्ध पर, इसलिए लहना भाई जब आना तो क्या करना, लौटते समय हमारे घर होते जाना। एक तो ना कहे कि एगो दर्द तो पहले से पाले रही, अब फिर ही दर्द। ये तो 8 वर्ष की जब लड़की थी उस समय मिली थी, और जब वो नकार दी तो उसके बाद कभी मुलाकात। जमादार जो पद था उस पर यह आसीन हो गया था, और उसको याद ही न रहा कि वो लड़की आखिर गई तो
सोचा ही तो थे कि होता ही कहीं मिलत तब फिर सपना कथी खोजते होता, सगाई हो गए तो कथी खोजते रे, पराई स्त्री पर नजर डाली जाती है। चलिए तो देखो यहाँ पे कहता कि लौटते समय हमारे घर होते जाना, एकरा की बात रहे कि वह दर्द फिर याद आते और वो एगो बेटा जो रे साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। ईमानदार को हर जगह इज्जत होती है। देखो बेईमानी से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन तुम बेईमान के नज़र से ही देखे जाओगे, नहीं कभी इंसानियत तुम्हारे ऊपर। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गए लहना भाई। हम जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल कर आया, नहीं बेरे में से निकल कर आया। अब बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। अरे बाप रे, बुलाती है, जा मिल आ। एकरा की पता रहे कि यह दर्द लेम पे। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे, नहीं मतलब क्वार्टर में तो कभी नहीं। सेना में बहुत सारे अपनी पत्नी को रखता है ना, ये तो कभी रही नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा कि दरवाजे पर चल जाना और माथा को टेकना माने समझते, माथा टेकने का मतलब होता है माथा को जमीन में सटाना। आशीष सुनी लहना सिंह चुप। वो कल के रखे माने ऐसे करी है तो कल के मौका आ गए हो, जो माथा टेक ली है और जो उसने कही थी कह दी है। मुझे पहचाना, देखिए औरत के नज़र बहुत तेज हो, न चिन्ह ली, कहे मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई। ले पूरा नजर दौड़े लगले, वो 8 साल के लड़की नजर आवे लगले। तेरी कुरमाई हो गई, सूबेदारनी कल के धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाली सालू अमृतसर में, अमृतसर की भावों की टकराहट से मूर्छा खुले। बाप रे बाप, अब लहना के केदा दिमाग खुल गए। ये की वो है लड़की ना, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बाप रे बाप, याद है बउआ, सब कथी है याद आ रहा, कैसे कैसे मिल रहा ना। आ इतने पर इन्हें तो दर्द है कल, मिल गए तो दर्दे ना है, फिर से एगो दर्द छुपल निकल गए। पसली का घाव बह निकल, बजीरा पानी पिला उसने कहा था। बजीरा उसने कहा था, उसने फिर सपना चल रहा है। उसने कहा था, कौन कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, कैसे सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, एहे सब याद आ रहा है, कथी कल कह रहा, मेरे तो भाग फूट गए। फुटलो ना, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायल पुल में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों को घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। कल कि ऐसा काहे न होले कि हमहू चल जाते युद्ध में, सूबेदार अगर मरते तो हमहू जोरे जोरे शहीद हो जाते। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए। बाप रे, पर एक भी नहीं जिया। एकरा सुना रहा, एकर तो ऐसी दर्द से भरल दिला, कल्ला सुना रहा। कल के कि बोदा सिंह ना, कल के एकरा बादो 4 गोले, लेकिन कोई बचल। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है। देखिए अब कैसे मुंह में भंसा रहा है, कैसे कि तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे ना। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, या मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, नहीं ओबरी माने घर के अंदर के कोठरी में चली गई, खूब रोए लगल। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। जय श्री राम, एहो रोए लगल ना। बजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। ठीक है, लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, लहना सिंह का सिर
अपने गोद में कौन लेकर बैठा है? बजीरा सिंह। जब मांगता है तब पानी पिला देता है, कैसे पानी पिला, तब पानी पिला दे छी। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले। ओ अभी की कहलक? कौन? कीरत सिंह। आधा घंटा ला चुप रहले, आ फिर बोले कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह एकर भाई रहे। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा, कहलक कि अंत समय आले, हम ही बन जाले कीरतवा। कहलक कि हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले। भैया रे का ना कैसे तनका और अथी कर ले, हमर तनका गर्दन उठा, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। पट माने जांघ पर। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हार में आम खूब फलेगा। कहे अमकी वाला जो हार होगा आषाढ़ के महीना, हिंदी में महीना होता है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो यही है आपका सबसे पहला महीना चैत होता है, सबसे अंतिम महीना फाल्गुन, जो कि आने वाला है, फगुआ। नहीं, कहता है कि अब के हार में, हार माने आषाढ़ में, सावन भादो आषाढ़, नहीं, कहता कि आम खूब फलेगा। जो आम रोपा था, जब भतीजा का जन्म हुआ था ना, वही आम को रोपा था, लगाया था। कहा कि अमकी आषाढ़ में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना ना, दोनों खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। मैंने वही जन्मे के दिन लगाए थे, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। ये तो जानते रहे कि अब तो ना, अब का होई, कैसे कहता है रे उसको, निर्गुणमा। अरे ना गाता है कि अब तो सब कुछ छोड़कर जा रहे हो ना, जो पुरानी यादें थी, पुराने घर थे, बोल हम कैसे रहबे है मैया, ऐसे ना। चलिए कुछ दिन अब हो गए काम तमाम, बस सर रखलक, अब प्राण छूट गया, आने सब ढोलकवा बजे लगलो। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, रोने लगे। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इसी के साथ समाप्त हो गई उनकी दास्ता, और सूबेदार और बोधा सिंह अपना जीवन गुजारने लगे। जब उनको पता चलेगा तो क्या बीतेगा, अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो क्या बताया? शौर्य, प्रेम और त्याग की मूर्ति। इसमें शौर्य भी था, वीरता भी था, और प्रेम भी था, और त्याग की भावना भी था। प्रेम किसके प्रति था? एक तो प्रेम था उसका सूबेदारनी के प्रति, दूसरा प्रेम था अपने देश की रक्षा के लिए, नहीं, और शौर्य की पूरी महानता थी, वीरता की महानता, त्याग, उन्होंने यहां तक अपना प्राण तक त्याग कर वचन निभाया। नहीं, अब मैं कुछ अभ्यास प्रश्न को पढ़ता हूं, आप लोग कोशिश करेंगे घर पे बनाने का। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? कितने भागों में? जानेंगे। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कौन कौन पात्र याद है सबको? स्टार्ट करो नायक से। नायक जमादार लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, कीरत सिंह, महा सिंह, नहीं, और लपटन साहब, और लहंगा सिंह नहीं, लहना सिंह तो आ ही गए। ठीक है, लपटन साहब आ गए, कीरत सिंह आ गए, बजीरा सिंह। तो ये एक सूची है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। लहना सिंह का परिचय देना तो सूरज को
दिए दिखाने के समान है। नहीं, क्योंकि लहना सिंह जैसा शायद ही कोई व्यक्ति इस धरती पर अब जन्म लेगा। लहना सिंह का व्यक्तित्व पूरी तरीके से एक अनहोनी घटनाओं से भरा हुआ है, जो अपने प्रेम के लिए नहीं, जिंदगी भर प्रेम निभाते रहते हैं, लेकिन प्रेम उनको नसीब नहीं होता है। जो 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। ठीक है, अरे बाबू ऐसे लिखवाई तो सामने वाला की कर तो उसे पता हो, नंबर बमा बम देगा। याद रखना, तुमको विश्वास नहीं, तुम अपने लफ्जों में लिखोगे ना तभी नंबर देता है। किताब से तुम कितनों लिखोगे नंबर, और बिहार टॉपर का सपना दिखाए तो वैसा पढ़ा भी रहेंगे। अगला पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करो। लहना और सूबेदारनी का बातें 2-3 जगह ही हुई है, उसका इकट्ठा करना खोज खोज के पहला कहाँ एकदम हुआ, अमृतसर के भीड़भाड़ बाजार में मिलेगा। कहाँ पे, एक बम्बू काट वाले के नीचे आने से लड़का, दोनों उसी के मुलाकात होता है। एक वो बातचीत है, और दूसरा बातचीत होती है यहाँ पे जब वह अपने बेटे और अपने सुहाग की रक्षा के लिए भीख मांगते। दोनों बात को पूरा लिखना, उतार देना। कल देखते नहीं, या रेशम से कटा हुआ सालू, या सुनते हैं लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। क्या प्रतिक्रिया हुआ था, उदास हो गया, दौड़ कर भागा, ठेले वाले से टकराया, मोरी में धकेला, दूध को उड़ेल दिया ठेले पर, खोमचे वाले से टकराया, वैष्णवी से अंधे की उपाधि पाया। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के कथन का क्या है, कहा सुनो बच्चा, कहा जारा क्या है, मौत है। जब बोधा सिंह के ख्याल में पूरा डूबा हुआ है लहना सिंह, और पूरा रक्षा कर रहा है उसका, नहीं यहां तक कि अपनी पूरी कपड़े उतार कर उसे देता है, और एक सिंपल कुर्ता पहने हुए उसके जगह पे पहरा भी देता है। नहीं, तब कौन कहता, वजीरा क्या कहता है कि जारा क्या है, मौत है। लहना सिंह, जारा क्या है, मौत है। और जारे से जो बुखार होती है वही बाद में निमोनिया में चेंज हो जाती है, और जब निमोनिया से मरोगे ना बेटा, मैंने लहना सिंह को कराए, तो तुमको नहर के बगल वाला जमीन भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए तुम अभी से भी क्या करो, अपना ख्याल रखना शुरू करो। यही है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, किसकी ओर संकेत है, विलायती मेम की ओर संकेत है, जो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, और फल फूल खूब देती है, और दूध भी खूब पिलाती है, ताकि वह मेरे देश की क्या कर सके, रक्षा करे। जब पैसे देता हूं तो पैसा लेती। लहना के गांव में तुर्की मौलवी क्या कहता था, याद है ना, नहीं, बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़ के कौन चीज का आविष्कार कर दिया है, विमान चलाना सीख गया। कहते हैं कि जिसको बच्चे नहीं होते हैं उस औरत को दवा देता है और बच्चों का इलाज करता है। देख लीजिएगा, लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि। ऑफकोर्स है, लहना सिंह ने सूबेदारनी के वचन को निभाने के लिए वो सारे रस्म अदा करता है जो उसे कहा गया था। यहां तक कि बोधा सिंह का हमेशा ख्याल रखता है, और सूबेदार को भी हमेशा ख्याल रखता है, और यहां तक कि जब गोली चली थी तो उस समय भी उसकी रक्षा करता है। किसका, सूबेदार का। खुद पसली में गोली खा लेता है, और अंत तक अपनी वीरता शौर्य का परिचय देते हुए वह सूबेदार और बोधा को क्या करता है, सही सलामत उसके घर भी भेज देता है, और खुद दुनिया से चला जाता है। अब है प्रसंग एवं अभिप्राय। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रसंग का अभिप्राय बताना तो आप लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी
उसने कहा कहाँ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब लोगों की मौत आती है, जब जीवन का अंत समय आता है, तो उसकी याददाश्त जो होती है क्या हो जाती है, बिल्कुल ताजा हो जाती है। और एक एक घटनाएं क्या होती है, आंख के सामने आना शुरू हो जाती है, और जो भी दृश्य होते हैं बिल्कुल साफ होते हैं, और उनके अंदर की सारे गीले शिकवे दूर हो जाते हैं। नहीं, और समय की धुंध भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है या हट जाता है। यही लिखना पड़ेगा, मर्म स्पष्ट करिए। अब के हार में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। फिर वैसे शुरुआत करेंगे, मर्म स्पष्ट करिए, सप्रसंग व्याख्या दोनों ऐसे ही होती है। लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित कहानी उसने कहा से लिया गया है, और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि लेखक कहते हैं कि इस बार जब आषाढ़ का मौसम आएगा तो यह आम जो हमने भतीजे के जन्म पर लगाया था खूब फलेगा, और तुम दोनों चाचा भतीजा बैठ कर खाना। ठीक है, इस बच्चे का भी जन्म उसी समय हुआ था जिस दिन इसका आम लगाए थे। और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। फिर वही बतवा लिखा हो वैसे। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा रचित कहानी उसने कहा से लिया गया है, और यह उस वक्त की बात है जब युद्ध समाप्त हो गया है। लहना सिंह के जांग में गोली लगा हुआ है, और पसली में भी गोली लगा हुआ है, और बिल्कुल तन कर खड़ा है, और बोधा और सूबेदार को कहता है कि तुम घर चले जाओ। वह सूबेदार बार बार कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसके साथ जाता नहीं है, और वह कसम दे देता है बोधा और सूबेदारनी का। नहीं, और इस पर सूबेदार तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन उसी समय जो लहना सिंह है वह कहता है, क्या कहता है कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। और जब लिखना तो उसमें कहना मेरा माथा टेकना लिख देना। नहीं, कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से लहना सिंह ने अपने पूरी जिम्मेदारी को निभाया, और जैसा सूबेदारनी ने कहा था अपने प्राणों की आहुति देकर उसे निभाया, तो यह कहानी का शीर्षक बिल्कुल क्या है, सटीक है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका केंद्रीय भाव पूरी तरीके से यह कहानी जो है लहना सिंह और सूबेदारनी के आगे पीछे घूमता हुआ प्रतीक होता है, और जिसमें एक प्रेम, शौर्य, वीरता और त्याग की परिचय देता है। कंप्लीट है। तो मैं आशा करूंगा कि आप क्या करिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन को, और जहां भी परेशानी होगा मैं अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूं। पहले अपने से लिखने का प्रयास करो, जब नहीं हो पाएगा तब मैं आपके हमेशा साथ हूं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हूं चाहे क्लास के माध्यम से हूं। तो आज की सभा इसी दर्द के साथ चलिए दूध क्रिया से किया जाए। नहीं, गांव वाले को खिलाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, होना था सो तो हो ही गया। और इसी के साथ अभी तो लाश उठता ही शाम ला तो कल है ना, अब कल ही भोज होते कि ना, कल अब अथी वाला ये 100 यात्रा करना होते, लोग गेलती ना तो खाती ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब तनी घाट का नज़ारा देखते हैं, लहना सिंह को विदाई करते हैं, बढ़िया से तिरंगा में लपेट उपेट कर ले चलते हैं। नहीं तो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए, लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए। बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तो बी एंजॉय करने का दिन ही नहीं है, शोक का दिन है। नहीं तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग।